नमस्कार। सीएनबीसी आवाज की फाइनेंशियल लिटरेसी मुहिम पहला कदम में आप सबका स्वागत है। फाइनेंशियल लिटरेसी की जरूरत देश में आज हर छोटे बड़े को है, युवा हो या फिर रिटायर्ड लोग, किसान हो या फिर एंटरप्रेन्योर, प्राइवेट नौकरी करते हो आप या फिर सरकारी, हर किसी को जरूरत है कि वो अपनी मेहनत मशक्कत से जो कमाई कर रहे हैं उसे न सिर्फ बचाएं बल्कि और बढ़ाएं भी। और सीएनबीसी आवाज इसी मुहिम में लगा हुआ है। हम चाहते हैं कि देश के फाइनेंशियल सिस्टम से हर आदमी जुड़ना चाहिए और आप भी जुड़े। आज इसी खास कड़ी में हम लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसा एपिसोड जिसके बारे में आप जरूर जानना चाहते हैं, और वो है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड्स नाम तो आपने कई बार सुना होगा और जानने की कोशिश भी की होगी कि म्यूचुअल फंड होते क्या है। बेसिकली बहुत आसान है, जैसा कि नाम से लगता है म्यूचुअल और फंड, यानी कि अर्नब कई लोगों को एक साथ लाकर फंड मैनेजमेंट करना। राइट, म्यूचुअल फंड इतना मुश्किल नहीं जितना लोग समझते हैं एक्चुअली। नहीं, नाम से कभी बार आप सोच रहे कि एक कौन सी चीज है और उससे थोड़ा घबराहट हो जाता है, लेकिन एक सिंपल शब्द में काफी सारे लोगों के पैसा इकट्ठा करके एक्सपर्ट को देना कि वो उसको मैनेज कर सके। तो ये एक शुरुआत है, क्योंकि इसमें एक अच्छी चीज ये है कि क्योंकि सारे लोगों के पैसे जुड़े हुए हैं, आप छोटी छोटी रकम से शुरू कर सकते हैं और इसमें आप अपना पूरा निवेश एक ही रूट के जरिए कर सकते हैं। क्योंकि म्यूचुअल फंड ऐसे नहीं है कि सिर्फ इक्विटी के लिए है। म्यूचुअल फंड आप गोल्ड के लिए कर सकते हैं, आप डेट में कर सकते हैं, यानी कि इससे पूरा पोर्टफोलियो आप म्यूचुअल फंड के रूट से बना सकते हैं। तो कई बार आप सोचते होंगे ना कि अगर कोई अर्नब पांड्या या कोई अनिल सिंघवी या कोई अच्छे फंड मैनेजर्स आपका पैसा मैनेज करे, लेकिन आप जाएंगे तो अर्नब से तो पैसा लेंगे नहीं आपसे, वो तो मैनेज करेंगे नहीं। लेकिन अगर बेहतरीन फंड मैनेजर आप चाहते हैं तो फिर आप क्या कर सकते हैं? ऐसे फंड मैनेजर्स जो आपको पसंद है, ऐसे म्यूचुअल फंड जो आपको पसंद है, उन फंड्स में जाकर आप पैसा लगा सकते हैं और वो फंड आपके बिहाफ पर बाजार में या फिर जो भी स्कीम्स हैं उस तरह की स्कीम्स में, उस तरह की सिक्योरिटीज में पैसा आगे निवेश करेगी और उससे जो रिटर्न्स बनेगा उसमें वो कुछ फीस रखेंगे और बाकी वो रिटर्न्स आपको दे देंगे। तो सिंपल तरीका है, कई सारे इन्वेस्टर्स एक साथ एक तरह की स्कीम में आकर पैसा लगाते हैं और प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स जो बाजार की उन स्टॉक्स की, सिक्योरिटीज की, बॉन्ड्स की जो अच्छी समझ रखते हैं, वो आपके बिहाफ पर पैसा लगाते हैं बाजार में और वहां से रिटर्न कमाने की कोशिश करते हैं। ये एक तरीका है फंड्स में पैसा लगाने का या मार्केट में या फिर किसी भी तरह का पैसा लगाने का। लेकिन आपने जो इंटरेस्टिंग बात की आनंद, कि लोग समझते हैं म्यूचुअल फंड मतलब इक्विटी इन्वेस्टमेंट, वैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। कई तरह के फंड्स है, राइट? कई तरह के फंड्स हैं और इसमें आपको जैसे चाहिए एक्सपोजर आप ले सकते हैं। यानी कि एक सिंपल तरीके से देखिए, इक्विटी में भी आपको बहुत रिस्की चाहिए तो बहुत रिस्क ले सकते हैं, उसमें भी कंजर्वेटिव बनना है तो ले सकते हैं, उसमें आप लार्ज कैप में जा सकते हैं। वैसे ही आप डेट में जाइए तो आपको एक वेरी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो इसके लिए एक डेट फंड है, मीडियम टर्म के लिए है, लॉन्ग टर्म के लिए, और शायद आपको मंथली इनकम चाहिए तो उसके लिए एक और फंड है। वैसे ही आपको अगर गोल्ड की तरफ आकर्षण हो तो गोल्ड में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर ये सब करने में एक चीज और भी ध्यान में रखनी चाहिए कि यहां पर जो इन्वेस्टमेंट रिस्क है वो इन्वेस्टर का तो रहता ही है, लेकिन उनका जो रिटर्न है वो सीधी तरह से वो देख सकते हैं कि वो कैसे कर रहा है, क्योंकि पोर्टफोलियो है और वो पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड हर महीने आपको दिखलाता है। तो आप उसे देखकर जान सकते हैं कहां आपका पैसा निवेश हुआ है और किस प्रकार का रिटर्न कमा रहा है। तो ये एक आसानी हो जाती है, क्योंकि काफी बार लोग को ऐसा लगता है कि मैंने तो पैसे डाल दिए पर अब उसका क्या हो रहा है, खास करके जब आप शुरुआत कर रहे हो। और तो म्यूचुअल फंड में तो हर रोज आप एनएवी देख सकते हैं और एनएवी, हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट शब्द है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। जैसे आप देखते हैं ना कि सेंसेक्स और निफ्टी हर रोज कितना ऊपर हुए, कितना नीचे हुए। फर्ज करें आपने सेंसेक्स या निफ्टी में पैसा लगाया तो हर रोज उसकी वैल्यू क्या है वो आप जो क्लोजिंग बेसिस पर देखते हैं या दिन के दौरान देखते हैं, तो म्यूचुअल फंड में भी उसी तरह से क्लोजिंग बेसिस पर हर रोज जो उस फंड की वैल्यू है वो आपके सामने आ जाती है। फर्क यही है कि सेंसेक्स निफ्टी में बाजार खुला हुआ है तो आप दिन भर रेट्स देख सकते हैं, म्यूचुअल फंड में वैसा नहीं होता है। एंड ऑफ डे, दिन के अंत में उस म्यूचुअल फंड में जो कुछ भी शेयर हैं, अगर इक्विटी फंड है तो, या जो कुछ भी सिक्योरिटीज बॉन्ड्स हैं अगर वो डेट फंड है तो, उनकी एंड ऑफ डे दिन के अंत में क्या वैल्यू है उस वैल्यू को निकाला जाता है और उसे एनएवी कहा जाता है। तो यानी कि म्यूचुअल फंड्स में
आप क्या खरीदते हैं? यूनिट्स। यूनिट्स ठीक उसी तरह से जैसे शेयर्स है। सपोज आप इन्फोसिस के 5 शेयर खरीदना चाहते हैं, उस तरह से म्यूचुअल फंड की 5 यूनिट्स हो सकती है, 10 यूनिट हो सकती है, या फिर एक फिक्स अमाउंट हो सकता है कि मैं 5,000 रुपए में जितनी यूनिट्स आएंगी वो खरीदूंगा, या 10,000 रुपए में जितनी यूनिट्स आएंगी उतनी खरीदूंगा। तो म्यूचुअल फंड खरीदने और बेचने का तरीका उस तरह से, जैसे शेयर मार्केट में आप शेयर खरीदते बेचते हैं, 100 शेयर 50 शेयर, उस तरह से म्यूचुअल फंड में आप यूनिट्स खरीदते बेचते। तो एनएवी सबसे बड़ा एक फैक्टर है कि आप देख सकते हैं आपका फंड किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। देखिए एनएवी यानी कि आप किसी भी और इन्वेस्टमेंट में प्राइस देखते हैं, यहाँ पर आपको सिर्फ एनएवी देखना है, क्योंकि और एनएवी का मतलब नेट एसेट वैल्यू, राइट। और नेट एसेट वैल्यू यही है, आपको यही देखना है कि आपने जब इन्वेस्ट किया तब नेट एसेट वैल्यू क्या थी, और उस हिसाब से जब आप बेचने जा रहे हो तब नेट एसेट वैल्यू क्या है, जो डिफरेंस होगा वो आपका गेन या लॉस है। तो यहाँ पर एक सिंपल तरीके से प्राइस का रिप्लेसमेंट नेट एसेट वैल्यू से हो जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, काफी बार लोग को थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि क्या छोटी नेट एसेट वैल्यू अच्छी है या बड़ी नेट एसेट। ठीक उसी तरह से है ना, जैसे कई बार लोग सोचते हैं कि 10 रुपए में, 20 रुपए में, 25 रुपए में जो शेयर मिल रहा है वो सस्ता है, और अगर 3,000 रुपए में टीसीएस मिलता है तो वो महंगा है। ये आपकी गलत धारणा है, शेयर को लेकर भी और म्यूचुअल फंड की यूनिट्स को लेकर भी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि किसी म्यूचुअल फंड का एनएफओ आ रहा है, यानी कि न्यू फंड ऑफर, और वो 10 रुपए में म्यूचुअल फंड की एनएवी दे रहा है तो वो सस्ता है, और कोई अगर फंड 400-500 रुपए की एनएवी पर ट्रेड कर रहा है तो वो महंगा है। ये बिल्कुल भी आप दिमाग से निकाल दीजिए। एक सिंपल चीज, एक एग्जाम्पल मैं आपको दे दूं कि मान लीजिए कि 2 फंड है, दोनों का पोर्टफोलियो सेम है, और एक की एनएवी 10 है और एक की एनएवी 200 है। और ये बता दूं कि ऐसा हो सकता है, दोनों का पोर्टफोलियो सेम हो फिर भी एनएवी में डिफरेंस हो सकता है। वो इसलिए कि कोई फंड 10 साल पहले शुरू किया हो, कोई फंड 2 साल पहले या 2 महीने पहले शुरू किया हो, तो भले ही पोर्टफोलियो सेम हो लेकिन फिर भी दोनों फंड की एनएवी अलग हो सकती है। तो मान लीजिए कि ऐसे सिमिलर पोर्टफोलियो है, जब ये पोर्टफोलियो मान लीजिए कि 10% बढ़ता है, तो जो 10 रुपये वाली एनएवी है वो 11 जाएगी और 200 वाली एनएवी 220 जाएगी। यानी कि ये एक सिंपल मैथमेटिक्स जैसा है। ऐसा नहीं है कि क्योंकि 10 रुपए की एनएवी है तो वो 12 जाएगी और वो कम बढ़ेगी। ये एक सिंपल मैथमेटिकल प्रोपोर्शन में, यानी कि उस हिसाब से ही सेम पोर्टफोलियो के लिए सेम राइज परसेंटेज में होगा। बिल्कुल। और जब कभी भी आप किसी फंड में पैसा लगाते हैं ना, तो उस फंड की परफॉर्मेंस आपको कैसे देखनी है, वो फंड अच्छा कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसे देखने का एक तरीका है कि आप उस फंड के जब स्कीम के ऑब्जेक्टिव में जाके देखते हैं कि इस फंड का ऑब्जेक्टिव क्या है। सपोज किसी फंड ने निफ्टी या सेंसेक्स का फंड है जो निफ्टी और सेंसेक्स के शेयरों में पैसा लगाता है, तो फिर आपको यह देखना होता है कि उस फंड का ऑब्जेक्टिव और बेंचमार्क का मतलब यह कि जब वो फंड अपनी स्कीम में कहता है कि मेरा बेंचमार्क ये है, अगर एक डाइवर्सिफाइड फंड है और वो कहता है कि मेरा बेंचमार्क निफ्टी है, तो फिर आपको ये देखना है कि निफ्टी के मुकाबले में क्या उस फंड ने बेहतर प्रदर्शन किया है। यदि हाँ, तो इसका मतलब यह कि फंड अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, और अगर अपने बेंचमार्क से कमजोर प्रदर्शन कर रहा है तब ये मानना चाहिए कि फंड बराबर काम नहीं कर रहा। ये बेंचमार्क एक ऐसी चीज होती है जिसमें आपको कंपैरिजन इजी हो जाती है, वरना अगर आपको कोई बोले कि इस फंड ने 12% दिया है, तो आपको पता नहीं चलेगा कि क्या ये अच्छा रिटर्न है या ये एक वीक रिटर्न है। तो बेंचमार्क एक बेस हो जाता है जिसके साथ आप कंपेयर करके आप जान सकते हैं कि इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा। पर एक और चीज यहाँ जरूरी है कि मान लीजिए कोई फंड है जैसे कि निफ्टी या सेंसेक्स फंड, तो उसमें अब बेंचमार्क से ज्यादा परफॉर्म करना भी अच्छा नहीं है और कम परफॉर्म करना भी अच्छा नहीं, क्योंकि तो एग्जैक्टली वही रिटर्न आना, क्योंकि जैसे आपने बताया कि ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि जितना रिटर्न सेंसेक्स और निफ्टी में आए उतना रिटर्न उतना उस फंड में आना चाहिए। लेकिन जब आप कोई सेक्टर फंड चुन रहे हैं, जब आप कोई मिड कैप फंड चुन रहे हैं, या जब कोई एक डाइवर्सिफाइड फंड चुन रहे हैं, तब आप ये देखें कि क्या बेंचमार्क के मुकाबले में उस फंड का रिटर्न बेहतर है या नहीं। अब जो हम बात कर रहे थे कि म्यूचुअल फंड मतलब सिर्फ इक्विटी फंड हो, ऐसा नहीं है। डेट फंड भी होते हैं, और डेट फंड भी अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ ऐसे डेट फंड होते हैं जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में पैसा लगाते हैं, कुछ डेट फंड ऐसे होते हैं जो सिर्फ सरकारी प्रतिभूतियों में या फिर गिल्ड्स में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा लगाते हैं। ये सबसे ज्यादा सेफ होते हैं रिस्क के लिहाज से। लेकिन इन सब के बीच में अर्नब एक इंटरेस्टिंग फंड और मैं देखता हूं कई बार, वो है बैलेंस फंड्स, यानी कि एक मिक्स है इक्विटी का भी और डेट का भी। तो वो भी एक ऑप्शन है कि अगर आपको एक ही तरीके का फंड लेकर दोनों तरह के फायदे उठाने, वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन आप भारत में जब बैलेंस्ड फंड को देखते हैं तो थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि इंडिया में जो फंड का नाम बैलेंस्ड फंड है वो एक्चुअली बैलेंस्ड नहीं है।
क्योंकि यहाँ पर जो बैलेंस्ड फंड रहते हैं उसमें 70% इक्विटी में होता है और इक्विटी ज्यादा है क्योंकि वो इक्विटी के टैक्स बेनिफिट लेना चाहते हैं कि इसका मतलब ये नहीं कि एक्चुअल बैलेंस फंड नहीं है, और फंड्स भी है जिसमें आपको 50-50, 55-40 उस प्रकार का रेशियो मिले। टैक्स बेनिफिट लेना तो 50% से ज्यादा इक्विटी होना जरूरी है, 65% से ज्यादा इक्विटी होना जरूरी है। तो उस लिहाज से फंड मैनेजर ये कोशिश करता है कि 65% इक्विटी रखी जाए ताकि वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के बेनिफिट मिले। तो अगर आप जब आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तब आप सोच लीजिए कि आपको किस प्रकार का एक्सपोजर चाहिए। अगर इस प्रकार का एक्सपोजर चाहिए तो जो बैलेंस फंड के नाम से आता है वो ठीक है, लेकिन अगर आपको इक्वल प्रोपोर्शन में चाहिए तो और भी फंड्स है, सिर्फ उनका नाम बैलेंस नहीं है पर एक्सपोजर आपको इस प्रकार का मिलेगा। और म्यूचुअल फंड में अगर आप इक्विटी फंड में पैसा लगाना चाहते हैं तो उससे पहले आपको देखना क्या है, आप उस फंड का पिछला पोर्टफोलियो उठाकर देख लीजिए। हर महीने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रहता है, एनएवी हर रोज आती है शाम को, लेकिन पोर्टफोलियो अगर आप चाहते हैं कि हर रोज मिले तो ऐसा नहीं होगा। म्यूचुअल फंड के भी अपने कुछ कायदे होते हैं निवेश करने के, ट्रेड करने के, वो हर रोज आपको अपने ट्रेड्स बता नहीं सकते हैं, पब्लिक में नहीं दे सकते हैं। तो इसलिए होता ही है कि हर दिन आपको एनएवी जरूर बदलती हुई दिखती है कि उस फंड की आज वैल्यू क्या है, लेकिन अगर आप पोर्टफोलियो देखना चाहते हैं तो महीने के अंत में आपको पोर्टफोलियो दिखेगा और आप चाहें कि भाई ये पोर्टफोलियो में ये जो शेयर है मुझे पसंद है, मुझे लगता है ठीक सा पोर्टफोलियो है। अगर डेट फंड है, डेट फंड में कौन कौन से बॉन्ड्स उन्होंने खरीदे हैं, कौन से डिबेंचर्स उन्होंने खरीदे हैं, कहां पैसा लगाया और आपको लगता है कि इनकी रेटिंग ठीक है, ये कंपनियां ठीक है और आप पैसा लगाना चाहते हैं तो फिर उसके बेसिस पर आप एक निवेश का डिसीजन ले सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड में दो चीजें सबसे ज्यादा अहम है, पहला तो ये एनएवी के बेसिस पर डिसाइड करें और न कि आप ये सोचें कि कम एनएवी वाला फंड अच्छा है और ज्यादा एनएवी वाला फंड महंगा है। दूसरा ये कि पोर्टफोलियो पर जरूर नजर रखें और तीसरा ये कि म्यूचुअल फंड सिर्फ और सिर्फ इक्विटी वाले नहीं है, हर तरह के फंड होते हैं। आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपके लिए किस तरह का फंड सही है। तो ये कुछ बातें म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, लेकिन म्यूचुअल फंड अलग अलग तरह के होते हैं, किस तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं और उन म्यूचुअल फंड्स में आपको किस तरह से निवेश करना चाहिए और क्या खास सावधानियां रखनी चाहिए, इन सब पर करेंगे बातचीत एक छोटे से ब्रेक के बाद। पहला कदम के इस खास एपिसोड में आप सबका स्वागत है एक बार फिर से, और हम आज बातचीत कर रहे हैं म्यूचुअल फंड की। म्यूचुअल फंड की दुनिया से आपको रूबरू कराने की हमारी कोशिश है। हमने बताया कि म्यूचुअल फंड किस तरह से काम करते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड अलग अलग तरह के होते हैं। दो खास तरह के म्यूचुअल फंड जो होते हैं जिनमें पूरी म्यूचुअल फंड्स की स्कीम बटी हुई है, वो आपको समझना जरूरी है, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड। वैसे नाम में काफी कुछ समझ में आता है, लेकिन ओपन एंडेड वो फंड है जहां पर आसानी से एंट्री और एग्जिट, जब चाहे पैसा लगा लें, जब चाहे निकल जाए। और इसमें खास चीज ये है कि इसका कोई लाइफ नहीं होता, यानी कि चलता रहे, परपेचुअल। तो अगर इस प्रकार का फंड है तो उसमें आसानी आपके लिए ये है कि आप कोई भी दिन एंट्री ले सकते हैं और आप जब चाहे तब निकल सकते हैं, यानी कि कोई रिस्ट्रिक्शन आप पे नहीं है और आपके हिसाब से आप उतने जितना लंबा समय उतना समय आप रुक सकते हैं। लेकिन ओपन एंडेड फंड में कुछ फंड्स ऐसे हैं जहां पर एंट्री और एग्जिट लोड होते हैं, शायद हम आगे वाले एपिसोड्स में उसे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये जरूर है आप जब चाहें तब आप पैसा लगा सकते हैं, जब चाहे तब निकाल सकते हैं, लेकिन एक समय सीमा जरूर होती है। उससे पहले अगर आप पैसा निकालते हैं फंड से बाहर तो कुछ आपको चार्ज, पेनल्टी या एग्जिट लोड, जिसे अलग अलग नाम आप जो देना चाहें दे सकते हैं, वो देना पड़ सकता है, तो वो ध्यान में रखें। लेकिन ओपन एंडेड फंड जैसा कि उनके नाम में साफ दिखता है, आप जब आपका मन है पैसा लगा लीजिए, जब आपको जरूरत है, आपको लगता है कि अब फंड में काफी अच्छा प्रोग्रेस आ गया है या फंड प्रोग्रेस नहीं कर रहा है और आप निकालना चाहते हैं तो वो पैसा आप निकाल भी सकते हैं। आज आप एप्लीकेशन दीजिए, कल आपको फंड में इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। आज एप्लीकेशन दीजिए रिडम्पशन की, कल आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो बड़ा आसान काम है ओपन एंडेड फंड में पैसा लगाना। ओपन एंडेड फंड आसान है क्योंकि इसमें आपके लिए चॉइस रहता है और इसमें एक 3 बजे का समय बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 3 बजे के पहले आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो वो आज के वैल्यू पे गिना जाएगा और 3 बजे के बाद कुछ भी होगा तो कल में जाएगा। लेकिन शायद ना वो 2 लाख रुपए तक के इन्वेस्टमेंट के लिए, कि छोटा इन्वेस्टमेंट जो 2 लाख रुपए तक का है उसमें सेम डे एनएवी, कई लोग कोशिश करते हैं कि हमें जैसे लग रहा है कि आज बाजार काफी गिरा हुआ है, मुझे आज ही एंटर करनी है। वैसे तो म्यूचुअल फंड में इस तरह से टाइम करने की जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी आप करना चाहते हो तो 2 लाख रुपए तक की एप्लीकेशन आप 3 बजे के पहले सेम डे एनएवी मिल जाएगी। बड़ा अमाउंट का लेना चाहते हैं तो फिर म्यूचुअल फंड वाले कहते हैं भाई हमें भी
आप पैसा दे रहे हो तो उसे निवेश करने का बाजार में मौका मिलना चाहिए, और वो हम नेक्स्ट डे ही कर पाएंगे तो उस लिहाज से अगले दिन की एनएवी मिलती है। लेकिन क्लोज एंडेड फंड दूसरे फंड है जो काफी इंटरेस्टिंग है, और यहां पर निवेश करने के पहले थोड़ा ज्यादा सोचना, समझना और ध्यान में रखना जरूरी है इन्वेस्टर्स। और इसके उपरांत आपको तैयार रहना पड़ता है, क्योंकि क्लोज एंडेड फंड में एक छोटी समय सीमा होती है जब आप निवेश कर सकते हैं। उस समय सीमा के बंद होने के बाद आप नॉर्मली एंट्री नहीं कर सकते। राइट। लिक्विडिटी के हिसाब से ये कहते हैं कि आपको ये लिस्ट करते हैं फंड स्टॉक एक्सचेंज पर, वहां से खरीद सकते हैं, पर काफी बार क्या होता है कि वहां पर लिक्विडिटी होती नहीं है। तो मेन चीज ये है कि जब आपको निवेश करना है तो वो एक इनिशियल टाइम पीरियड होता है, उसके बाद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जनरली 7 दिन से लेकर 1 महीने तक का वक्त होता है जिसमें एक फंड खुला रहता है, वो क्लोज एंडेड फंड जिसे कहते हैं। उस पीरियड में आपको एप्लीकेशन लगानी है। जब आपने वो एप्लीकेशन लगा दी तो उसके बाद आप इस फंड का एक पीरियड होगा कि 1 साल, 3 साल, 5 साल या जो भी पीरियड हो वो फंड में बताया जाता है कि ये फंड इतने समय के लिए। तब तक आप पैसा निकाल नहीं सकते फंड को एप्लीकेशन देखे। जैसा कि आप ओपन एंडेड फंड में पैसा जाकर निकाल सकते हैं, रिडीम कर सकते हैं। क्लोज एंडेड फंड में वैसी स्कीम है नहीं कि आप जाकर कभी भी पैसा निकाल लें। जो पीरियड समझिए 5 साल के लिए क्लोज एंडेड फंड है, तो 5 साल के बाद उस दिन जो एनओवी होगी वो एनओवी सारे इन्वेस्टर्स में उसी अनुपात में बांट दी जाएगी जितनी उनकी यूनिट्स है। लेकिन इस बीच में ज्यादातर क्लोज एंडेड फंड स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करवाए जाते हैं शेयरों की तरह ही, जहां पर आप खरीद फरोख्त कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत की बात यही है जो अर्नब कह रहे हैं कि वहां पर बहुत ज्यादा सौदे होते नहीं है। लोग शेयरों में इतना सौदा नहीं करते तो क्लोज एंडेड फंड की स्कीम्स में कहां सौदा करेंगे। तो आप ये मानकर चलें जब क्लोज एंडेड फंड में पैसा लगा रहे हैं तो ये मान लें कि निकलना आपको इस स्कीम के खत्म होने पर ही है, बीच में मौका मिलेगा नहीं। और दूसरी चीज ये है कि जब आप स्टॉक एक्सचेंज पे मान लीजिए बेचने जाते हैं तो आपको नेट एसेट वैल्यू से कम भाव मिलेगा। हाँ, बेचना है तो शायद आपको कम में बेचना पड़े, और लेने जाओ तो हो सकता है ना मिले। दोनों दिक्कत बेचने में ऐसा ये जो डिस्काउंट आ जाता है वो एक प्रॉब्लम होता है, क्योंकि आपके वो रिटर्न्स में आके वो उसको कम कर देता है। राइट। तो इसीलिए जब आप निवेश करें तब वही प्लानिंग से करें कि जितना पीरियड है फंड का उसी समय के लिए मैं पैसा लगाने के लिए तैयार हूं। आपने कई बार बाजार के बड़े बड़े दिग्गज जो हमारे चैनल पर आते हैं, सब जगह बात करते हैं, वो हमेशा क्या कहते हैं, आप नए इन्वेस्टर्स हैं, छोटे इन्वेस्टर्स हैं, बाजार के बारे में ज्यादा जानते समझते नहीं है, तो फिर आपको पैसा सीधा शेयर खरीद कर निवेश नहीं करना चाहिए, आपको अच्छे म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाहिए। तो पहले तो बात है कि मैं भी कई बार अर्नब जब कॉन्फ्रेंसेज में जाता हूं या मनी कंट्रोल पे चैट करता हूं लोगों से, तो सब एक ही सवाल सब पूछते हैं, बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन सा है, उसमें पैसा लगा दूं। लेकिन बेस्ट जैसा तो कोई फंड होता नहीं है, हर एक की रिक्वायरमेंट अलग हो सकती है। पहली बात तो ऐसा तो कोई फंड होता ही नहीं है जो बेस्ट हो, क्योंकि हर फंड के लिए भी एक साइकिल होता है, और कोई फंड आपके लिए बेस्ट हो सकता है, कोई फंड मेरे लिए बेस्ट हो सकता है, और क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट्स अलग है, मेरे गोल्स अलग है, राइट। तो मेरे लिए जो मुझे अचीव करने के लिए अच्छा लगेगा वो शायद आपको नहीं लगेगा। तो लोग पहले को तो उनको ये भूल जाना चाहिए कि जो फंड हाईएस्ट रिटर्न दे वो अच्छा है। वो एक जो लिंकेज है, लोग यही मानते हैं कि देखिए इस फंड ने बहुत हाई रिटर्न दे दिया है तो वो तो बेस्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। यानी कि आपको पैरामीटर बदलना चाहिए, आपको ये पूछना चाहिए कि मुझे क्या करना है और मुझे क्या करने के बाद मैं किस प्रकार से उसको अचीव करूंगा। उस हिसाब से आपके लिए शायद कोई फंड जो अच्छा परफॉर्म कर रहा हो पर स्टेडी हो वो बहुत अच्छा है। बिल्कुल। तो आपको ध्यान ये देना है, ये पूछना है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से, मेरी जरूरत के मुताबिक मेरे लिए बेस्ट फंड कौन सा है, बजाय इसके कि आप सीधा ये सवाल दाग दे कि बेस्ट फंड कौन सा है। तो ये ध्यान में रखना है। लेकिन हम क्यों बार बार आपको कहते हैं कि अगर आप नए निवेशक हैं, छोटे निवेशक हैं, बाजार के बारे में ज्यादा जानते समझते नहीं हैं, तो फिर म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएं, क्योंकि म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने के बहुत सारे फायदे हैं, और वो कुछ फायदे हम आपको बता दें। सबसे पहला फायदा तो जो मुझे लगता है, क्योंकि हम नए निवेशकों की बात कर रहे हैं, पहला कदम है ये कि आपको जो प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स मिलते हैं, जिनके पास सालों का इतना अनुभव है, वो बाजार के बारे में रिसर्च करना जानते हैं, वो समझते हैं, और वो जब आपके ब्याह पर थोड़ी सी फीस लेकर पैसा लगा रहे हैं, इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। हाँ, क्योंकि अगर आप वैल्यू की तरफ से देखें कि फीस और सर्विस, उस हिसाब से ये एक अनबीटेबल कॉम्बिनेशन है। क्योंकि मान लीजिए कि आप डायरेक्टली जाए और इस प्रकार के फंड मैनेजर को एक्सेस करना चाहे तो वहां जो फीस का प्रोपोर्शन होता है वो बढ़ जाता है। यहाँ पर आप छोटे रकम के साथ भी इस प्रकार के अच्छे फंड मैनेजर का लाभ ले सकते हैं। और अब
आपके पास इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में 22 साल हो चुके हैं कि जब के बाद सब नए नए प्लेयर्स आ चुके हैं, तो इतना लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है, आपको पता ही रहता है कि कौन से फंड मैनेजर ने अच्छा किया है, कौन स्टेडी परफॉर्मेंस देता है, और इस हिसाब से आप उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। राइट। एक और बात जो मुझे म्यूचुअल फंड के बारे में बड़ी पसंद है अर्नब, और वो ये कि अगर समझो मुझे लगता है कि निफ्टी के 50 स्टॉक है, सारे ब्लू चिप्स हैं, मुझे अपने पोर्टफोलियो में रखने चाहिए। अब मैं 50 शेयर खरीदने जाऊं निफ्टी के, पहली बात तो उन 50 शेयरों को संभाल के रखना मुश्किल काम है, कितने ले पाऊंगा, पैसा ज्यादा लगेगा, लेकिन मेरे पास लिमिटेड पैसा है। सपोज मेरे पास 500 रुपए है, 1000 रुपए है, 5000 रुपए है, तो बजाय ये कि मैं 50 शेयर खरीदूं 5000 रुपए में, मैं एक निफ्टी के फंड की यूनिट खरीद लेता हूं, 5000 रुपए में वो निवेश कर लेता हूं, तो मुझे इतने कम अमाउंट में इतने बेहतरीन शेयरों का एक पोर्टफोलियो मिल जाता है। हाँ, देखिए, अब नॉर्मल अमाउंट के साथ अगर आप लेने जाएंगे तो आपको मिलेगा ही नहीं। तो मान लीजिए कि आपके पास 5000 रुपये है, तो आप शायद शेयर लेने जाए तो 2-3 शेयर आएंगे, और वो भी हर के एक। उसी तरह अगर आप कोई बॉन्ड लेने जाए तो आपको तो कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि मिनिमम लॉट साइज ही बड़ी होगी। बिल्कुल। तो इसमें छोटे अमाउंट के साथ आप एक इतना डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो कोई भी म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में 25 से लेकर 50 तक के शेयर्स होंगे, यानी कि एक ही छोटे इन्वेस्टमेंट में आप इतना सारा ले सकते हैं, जिसमें आपका रिस्क कम हो जाता है। दूसरी बात यह कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आप पहले दिन से बड़ी रकम डालें, आप छोटी छोटी रकम हर महीने 500 रुपये के साथ भी शुरू कर सकते हैं, बड़ी रकम है तो अच्छा है। तीसरी बात यह कि मान लीजिए कि आपने छोटी रकम से शुरू किया, लेकिन उसे बढ़ाने में भी कोई तकलीफ नहीं है, तो मान लीजिए 6 महीने के बाद आपको लगा कि अब 500 नहीं, मैं हर महीने 1000 रुपया डाल सकता हूं, तो वो चेंज कर सकते हैं। तो इस प्रकार की जो फ्लेक्सिबिलिटी आती है वो म्यूचुअल फंड में एक अच्छी होती है, खास करके एक छोटे निवेशक के लिए जो एक पोर्टफोलियो बनाना चाहता है। और दूसरा, इस तरह के पोर्टफोलियो में जब 15-20 शेयर तो मिनिमम म्यूचुअल फंड में किसी भी स्कीम में मिलेंगे ही आपको, उससे कम तो होता ही नहीं है। अगर 15-20 शेयर का आपको पूरा अध्ययन करना है, आपको समझना है, पढ़ना है, ये स्टॉक कैसे हैं, आगे कैसे करेंगे, पहली बात तो आप में वो एक्सपर्टाइज नहीं होगी। दूसरी बात ये कि अगर करने की कोशिश भी करेंगे तो वो सही कर पाएंगे या नहीं, वो पता नहीं। तीसरी बात, उसके लिए जो समय लगाना पड़ेगा, जो एनर्जी लगेगी, उसकी वैल्यू क्या। तो उससे बढ़िया ये है कि जब हमारे पास एक्सपर्टाइज की कमी और रेडीमेड हमारे पास मिल रहे हैं अच्छे फंड्स, अच्छे लोग, अच्छे फंड मैनेजर्स, उनके पीछे तगड़ी रिसर्च टीम है, और उनका तो दिन रात काम ही यही है कि इस तरह के इन्वेस्टमेंट्स पर नजर रखें, तो ये सबसे बेहतरीन ऑप्शन है फिर इस हिसाब से। और दूसरी बात ये भी है कि आप इसको मॉनिटर करने में कितना टाइम दे सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए आपने अपना खुद का पोर्टफोलियो बना लिया, तो थोड़े थोड़े दिन में आपको देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से परफॉर्म कर रहा है, क्या इसमें कुछ बदलाव करना चाहिए। यहाँ पर एक बार आपने निवेश कर दिया तो फंड मैनेजर ये सब मैनेज कर लेता है। तो इसमें इन्वेस्ट करने के बाद भी आपको बहुत टाइम नहीं देना पड़ता, क्योंकि फंड मैनेजर ये सब चीजें का पूरी तरह से वो अपना उस पर ध्यान रखता है और उस पर एक्शन लेते हैं। और दूसरी बात ये, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ऐसी है ना कि इस पर जबरदस्त रेगुलेशंस हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब आपने किसी को फंड दे दिया। जनरली ये होता है ना, कई बार लोगों की कंप्लेंट्स आती है कि हमारे को किसी ब्रोकर के ऑफिस में ये बोला, रिलेशनशिप मैनेजर ने ये बोला ये खरीद लो बेच लो, किसी डीलर ने ये बोला खरीद लो बेच लो। अब उनकी नॉलेज भी कम है, उनके टारगेट्स होते हैं पूरा करने के लिए, लेकिन म्यूचुअल फंड्स में इतनी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी, इतनी ज्यादा पारदर्शिता है, रेगुलेटर्स काफी पैनी नजर रखते हैं, क्योंकि ये फंड मैनेजर्स पब्लिक का पैसा मैनेज करें तो उन पर नजर रखना जरूरी। तो इसलिए बहुत कम संभावनाएं ऐसी है कि आपके पैसे का मिसयूज हो या गलत जगह इस्तेमाल हो। स्कीम के ऑब्जेक्टिव्स है, उसके बाहर जाकर ये फंड पैसा लगा नहीं सकते हैं। तो पूरी तरह से ये कहा जाए कि इन पर नजर रहती है, कंट्रोल रहता है, और उस लिहाज से जिस बात के लिए, जिस काम के लिए, जिस ऑब्जेक्टिव के लिए, जिस उद्देश्य के लिए ये लोग पैसा ले रहे हैं, उसी में लगाया जाता है। तो उस लिहाज से आप काफी हद तक निश्चिंत हो सकते हैं कि म्यूचुअल फंड्स में आपके लिए उस लिहाज से सेफ्टी है कि निवेश सही होगा, लेकिन रिटर्न्स अल्टीमेटली म्यूचुअल फंड को भी पैसा बाजार से कमाना है, उन शेयरों से कमाना है जिनमें वो निवेश कर रहे हैं। तो अगर बाजार चलेगा तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि म्यूचुअल फंड में बाजार से बेहतर रिटर्न आए, और बाजार गिरेगा तो आप उम्मीद ये कर सकते हैं कि बाजार से कम नेगेटिव रिटर्न म्यूचुअल फंड देते हैं, यानी कि बाजार के मुकाबले में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद आप म्यूचुअल फंड से करके चल सकते हैं। चलिए पहला कदम में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद लेंगे आपके सवालों के जवाब।
कदम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है और हमारे शो की लोकप्रियता का अंदाजा आप लगा सकते हैं सोशल मीडिया पर जिस तरह का रेस्पॉन्स हमें मिल रहा है। ढेर सारे दर्शक हैं जो हमें सवाल पूछ रहे हैं और आज इसीलिए हम खास तौर से सोशल मीडिया पर आए हुए हमारे सारे दर्शकों के सवाल ले रहे हैं इस एपिसोड में। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं शीतल शानबाग अहमदनगर से। इन्होंने हमें सवाल भेजा है ट्विटर पर और ये कह रही हैं कि इनके रिटायर होने में अभी 20 साल का वक्त है, लेकिन हर महीने कम से कम 2000 शेयरों का ये निवेश करके रिटायरमेंट के लिए एक अच्छा पैसा बनाना चाहती है। तो हम ये मान रहे हैं शीतल जी, आपके लिए 20 साल का वक्त है और हर महीने 2000 रुपए बचाने की इनकी योजना, कुछ अच्छे शेयर खरीदने की इनका इरादा है। अर्नब बिल्कुल सही सोच रही है। जिस तरह से उनका गोल है लंबे समय के लिए, उस तरह से उन्होंने जो रूट अपनाया है कि इक्विटी की तरफ जाए, वो एक बहुत अच्छी बात है। क्योंकि यहाँ पर इतने छोटे रकम के साथ भी अगर ये कंटिन्यूअस और रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनका कॉर्पस काफी बड़ा हो जाएगा और खास करके कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा क्योंकि 20 साल उनके पास नहीं। और दूसरी बात यह है कि एक एप्ट कैंडिडेट है कि ये क्योंकि इनके पास अभी रकम छोटी है तो म्यूचुअल फंड के साथ शुरुआत कर सकते हैं, इक्विटी फंड के साथ, और उसमें अच्छे शेयर भी मिलेंगे क्योंकि अच्छे एक फंड में उनको पूरा पोर्टफोलियो मिल जाएगा। बिल्कुल, मैं यही कहने वाला था कि शीतल जी अगर आप खुद शेयर चुन सकती हैं और उन्हें ट्रैक कर सकती हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा ना हो और चूंकि आपका अमाउंट छोटा है, 2000 रुपए उतना बड़ा अमाउंट नहीं कि आप बार बार शेयर खरीदें, बेहतर है कि आप अच्छे डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड में पैसा लगा लें और निश्चिंत रहें। अगला सवाल उदयपुर से हमें भेजा है रुद्र प्रताप राणावत। फेसबुक पर इनका सवाल आया है और ये कह रहे हैं कि इक्विटी निवेश की शुरुआत करना चाहते हैं। वेरी गुड, वो अच्छी बात है। और पहले कौन से शेयर खरीदें, पोर्टफोलियो कैसे बनाएं? शुरुआत में शेयर खरीदना चाहते हैं और पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं। सोच अच्छी है और जब आप पहले शुरुआत करते हैं आपको अच्छे से अच्छे शेयर चुनने चाहिए क्योंकि ये जो पहला जो आपका जो एक्सपीरियंस होता है उस हिसाब से आपका पूरा इन्वेस्टमेंट प्रोसेस शुरू होगा। यानी कि अगर आपको अच्छा एक एक्सपीरियंस मिलेगा तो आपका उत्साह भी बढ़ेगा और आप बड़ी रकम भी आगे जाके निवेश करेंगे। एक बार फिर ये एक अच्छा केस है जहां पर एक इक्विटी डाइवर्सिफाइड लार्ज कैप फंड खरीदा जाए, क्योंकि लार्ज कैप फंड में क्या होता है कि जो ब्लू चिप कंपनीज रहती हैं यानी कि सबसे बड़ी कंपनी वो सभी रहती है, तो इस एक रकम से उनको इसमें पूरा एक्सपोजर मिल जाएगा और धीरे धीरे करके वो एक पूरा पोर्टफोलियो बना सकते हैं। बिल्कुल, तो राणा साहब आपके लिए राय यही है कि दिग्गज कंपनियों का एक फंड खरीद लें और अगर आप सीधे पैसा लगाना ही चाहते हैं, पोर्टफोलियो बनाना ही चाहते हैं, तो फिर एक चीज ध्यान में रखें, आपको हर सेक्टर की दिग्गज कंपनियों में पैसा लगाना है। फर्ज करें आप बैंक्स खरीदना चाहते हैं तो प्राइवेट बैंक्स में आईसीआईसीआई बैंक जैसे बैंक है या फिर पीएसयू में स्टेट बैंक है। आप कैपिटल गुड शेयर खरीदना चाहते हैं तो ब्रेल एलएनटी को देख सकते हैं। आईटी शेयरों पर आपका भरोसा है तो इन्फोसिस टीसीएस जैसे दिग्गजों में पैसा लगा सकते हैं। एफएमसीजी कंपनियां आपको पसंद है तो आईटीसी लीवर जैसी कंपनियां। तो शुरुआत के लिए आप निफ्टी के बाहर न दिखें, निफ्टी के भीतर जो कंपनियां मजबूत और बड़ी कंपनियां उनमें आप निवेश के मौके ढूंढ सकते हैं या फिर एक अच्छे फंड में पैसा लगाएं जिसमें दिग्गज शेयर हो और एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो हो। जबलपुर, यहां से फेसबुक पर हमारे पास एक सवाल आया है स्मिता मिश्रा जी का। स्मिता जी पूछना चाहती हैं कि हाँ, हम कई बार अर्नब जो बार बार बात करते हैं डाइवर्सिफाइड फंड की, इन्होंने सही सवाल किया है कि इस फंड का मतलब क्या है, डाइवर्सिफाइड फंड से क्या समझूं मैं? देखिए, डाइवर्सिफाइड यानी कि आप अपना पैसा अलग अलग क्षेत्र में बांट देते हैं। यानी कि जब आप डाइवर्सिफाइड फंड की बात करेंगे तो इसके पोर्टफोलियो को अगर आप देखेंगे तो इसमें कई सेक्टर के शेयर्स इसमें मौजूद होंगे। तो इससे क्या होता है कि आपका एक्सपोजर सिर्फ एक या दो सेक्टर में नहीं रहता, पूरी तरह से स्प्रेड आउट हो जाता है। तो अगर कोई एक दो सेक्टर में तकलीफ हो तो उसका असर पूरे इन्वेस्टमेंट पे कम रहता है क्योंकि एक का बढ़ावा दूसरा के घटाए सामने सेट ऑफ हो जाता है। तो ये पूरा डाइवर्सिफिकेशन यही है कि पैसा को स्प्रेड आउट किया जाए अलग अलग क्षेत्र में भी अलग अलग कंपनियों में, जिसमें रिस्क का कॉन्सेंट्रेशन एक जगह पे न हो। बिल्कुल सिंपल है। जैसे आप समझे कि अगर मैं आपको कहूं कि एक बैंकिंग सेक्टर फंड है तो जाहिर सी बात है उसके नाम से पता चलता है कि ये ऐसा फंड होगा जो सिर्फ बैंकिंग शेयरों में पैसा लगाता है। दूसरी तरफ एक ऐसा फंड है जो डाइवर्सिफाइड फंड है, वो न सिर्फ बैंकिंग शेयरों में पैसा लगाएगा बल्कि आईटी, एफएमसीजी, कैपिटल गुड्स, सीमेंट, मेटल, अलग अलग ऑयल एंड गैस, अलग अलग तरह के सेक्टर में पैसा लगा सकता है। अब डाइवर्सिफाइड फंड में भी अलग अलग तरह के फंड हो सकते हैं। कुछ लार्ज कैप डाइवर्सिफाइड फंड होंगे जो सिर्फ और सिर्फ दिग्गज कंपनियों में पैसा लगाते हैं,
कुछ मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में लगाने वाले फंड भी हो सकते हैं। और इसी तरह का एक अगला सवाल हमसे पूछा है लखनऊ से ट्विटर पर सौरभ गुप्ता ने, और सौरभ गुप्ता ये पूछ रहे हैं कि क्या लार्ज कैप की तरह ही मिड कैप स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड भी होते हैं, और यदि हाँ तो इनमें पैसा लगाना फायदेमंद है या नहीं, और किस तरह के मिड कैप स्पेसिफिक फंड होते हैं, ये जानना चाहते हैं सौरभ। देखिए, जिस प्रकार लार्ज कैप होते हैं उस प्रकार मिड कैप भी होते हैं, यानी कि ये पहले तो ये डाइवर्सिफाइड ही होते हैं, यानी कि अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन सिर्फ मिड कैप कंपनियों में हर क्षेत्र के। अब मिड कैप फंड्स का फायदा ये होता है कि यूजुअली हम देखें तो मिड कैप्स का जो रिटर्न आता है वो एक्सपेक्ट करते हैं कि थोड़ा लार्ज कैप से बड़ा मुकाबले में ज्यादा आएगा, क्योंकि ये ग्रोइंग कंपनीज होती है, पर इसके सामने रिस्क भी ज्यादा रहता है, क्योंकि ऐसे हम अक्सर देखते हैं कि जब बाजार गिरता है तब मिड कैप ज्यादा गिरते हैं, क्योंकि उनमें लिक्विडिटी गिरेंगे भी ज्यादा, बढ़ेंगे भी ज्यादा। तो ये एक फंड होता है जिसमें अगर आप थोड़ा रिस्क लेना चाहते हो ऊंचे रिटर्न के लिए, यानी कि दूसरे फंड के मुकाबले थोड़े अच्छे रिटर्न के लिए, तो ये आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। और बाजार में रिस्क कम करने का एक ही तरीका है, क्योंकि रिस्क छोटे समय में उतार चढ़ाव की वजह से ज्यादा होती है, लंबे समय में रिस्क कम हो जाती है। तो अगर आप मिड कैप और स्मॉल कैप फंड में छोटे मझोले शेयरों के फंड्स में पैसा लगाने की सोच रहे हैं, तो फिर आप अपने निवेश का नजरिया थोड़ा और ज्यादा लंबे समय के लिए कर लें। फर्ज करें आप दिग्गज शेयरों में पैसा 1 से 3 साल के लिए लगाना चाहते हैं, जो कि एक सही समय हो सकता है, सही पीरियड हो सकता है जिसके लिए आप पैसा लगाएं। तो ऐसी सिचुएशन में मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों के लिए कम से कम 3 से 5 साल का आपका नजरिया होना चाहिए, और उसे देखकर पैसा लगा सकते हैं। तो उम्मीद आप ये कर सकते हैं 3 से 5 साल के व्यू से अगर आप पैसा लगाएंगे छोटे मझोले शेयरों के फंड्स में, तो वो दिग्गज शेयरों के मुकाबले में आपको ज्यादा रिटर्न दे सकते हैं, इसकी संभावनाएं बढ़ जाती है। अंकित गुप्ता उज्जैन से हमारे साथ हैं, फेसबुक पर उन्होंने हमें एक सवाल भेजा है। वो जानना चाहते हैं इक्विटी से हटकर डिवेंचर्स के बारे में, पूछ रहे हैं डिवेंचर्स क्या होते हैं, उनमें कैसे निवेश किया जा सकता है, क्या सीधे डिवेंचर्स खरीदे जा सकते हैं, और इनमें निवेश का फायदा क्या होगा। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है डिवेंचर्स की, जो बहुत लोग जानते नहीं है, लेकिन हाँ डिवेंचर भी निवेश का एक अच्छा जरिया है। डिवेंचर एक रूट होता है जिस हिसाब से कोई कंपनी निवेशकों से कर्ज लेती है, यानी कि वो पैसा लेती है, उस पे इंटरेस्ट देती है, और एक समय सीमा के बाद वो पैसा लौटा देती है, यानी कि एक डिपॉजिट की तरह होगा। एफडी से मिलता जुलता, कंपनी की एफडी से मिलता जुलता है। हाँ। और सामने कुछ न कुछ सिक्योरिटी तो डिवेंचर के पीछे जनरली होती है, कभी कभी अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स भी होते हैं। अभी कैसे इसमें निवेश किया जाए, तो हम देखते हैं कि इंडियन मार्केट में थोड़े थोड़े समय पर कंपनियां एक इस प्रकार का इशू लाते हैं। राइट। अभी मोस्टली ये जो इश्यूज होते हैं वो नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स के होते हैं, यानी कि ये डिवेंचर्स ही रहेंगे, इक्विटी में कन्वर्ट नहीं होंगे, और एक समय सीमा के बाद उसको रिडीम किया जाएगा। तो जब भी कोई इस प्रकार का इश्यू आए तो आप वो कंपनी का स्टडी करें, देख लीजिए उनकी क्रेडिट रेटिंग क्या है, अच्छी कंपनी है, किस प्रकार का वो ब्याज दे रही है, और उस हिसाब से उसमें निवेश करने का सोच सकते हैं। लेकिन वहां पर जो इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस है वो नॉर्मल कोई बॉन्ड हो या नॉर्मल इश्यू हो उसी तरह होता है। बिल्कुल, क्योंकि आप अपने डीमैट में वो डिवेंचर्स भी रख सकते हैं। लेकिन जब डिवेंचर आप खरीदें, डिवेंचर को ज्यादातर पॉपुलर नाम से एनसीडी कहा जाता है, यानी कि नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। हालांकि कन्वर्टेबल भी होते हैं, जैसा अर्नब कह रहे हैं, दोनों तरह के होते हैं, लेकिन पॉपुलर ज्यादा एनसीडी है, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स हैं। ऐसे में आप, अगर आपको ये पता नहीं कि जो कंपनी डिवेंचर इशू कर रही है, तो फिर आप थोड़ा सावधान रहें। सावधानी किस लिहाज से देखनी है, एक तो क्या वो डिवेंचर सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड है तो दूर रहे बेहतर है, और जब आपको ये अंदाजा नहीं लगे कि ये इसमें किस तरह की क्वालिटी है, तो फिर आप रेटिंग पर भरोसा करें। और रेटिंग में जनरली जो डिवेंचर AAA रेटिंग वाले हैं या ज्यादा से ज्यादा AA+ तक की रेटिंग वाले हैं, उन्हीं में पैसा लगाएं। उनसे नीचे की रेटिंग जो कि AA- हो सकती है, B+ हो सकती है, इस तरह की रेटिंग को आप अवॉइड करें। तो AAA रेटिंग वाले जो डिवेंचर्स है, वहां पर काफी कुछ संभावना है कि आपका प्रिंसिपल सेफ रहेगा, और जब डिवेंचर का वक्त पूरा होगा तो आपको पैसा मिल जाएगा। ज्यादा संभावना ये रहती है, अनलेस कि कोई बहुत बड़ा ऐसा हो जाए काम की जिसकी वजह से कंपनी पर को दिक्कत आ जाए। अदरवाइज पूरी संभावना है कि आपको पैसा मिल जाएगा। ये ध्यान रहे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या एफडी के मुकाबले में डिवेंचर्स में पैसा लगाना थोड़ा ज्यादा रिस्की है, और इसी रिस्क की वजह से डिवेंचर्स पर एफडीज के मुकाबले में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के मुकाबले में थोड़ा रिटर्न, थोड़ा पैसा ज्यादा मिलता है। और अगर आप एक इंडिविजुअली डिवेंचर ना खरीदना चाहें तो फिर दूसरा तरीका यह है कि किसी बॉन्ड फंड में भी पैसा लगा सकते हैं। म्यूचुअल फंड में बॉन्ड फंड्स की कई सारी स्कीम्स होती हैं, वहां पर भी आप पैसा लगाकर एक डिवेंचर का पोर्टफोलियो खरीद सकते हैं।
इलाहाबाद चलते हैं, हमारे साथ ट्विटर पर सवाल भेजने वाले हैं गौरव माहेश्वरी। और गौरव पूछना चाहते हैं कि क्या शेयर या फिर म्यूचुअल फंड की स्कीम्स को, यूनिट्स को प्लेज करके बैंक से लोन लिया जा सकता है? यानी कि अपने निवेश के सामने अगर इन्हें कभी जरूरत पड़ जाए लोन लेने की, पैसे की, तो क्या ये संभव है, ये जानना चाहते हैं। जी संभव जरूर है, क्योंकि बैंक एक पूरी फैसिलिटी ऑफर करती है, लोन्स अगेंस्ट सिक्योरिटीज। तो उसमें इस प्रकार के आप शेयर, म्यूचुअल फंड को बैंक के साथ रख के उसके सामने लोन ले सकते हैं। एक ही चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि जो वैल्यू होगी पूरे शेयर्स या म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की, उसकी अराउंड 45 to 50% का ही आपको लोन मिलेगा। और ऐसा हो कि इस पोर्टफोलियो की वैल्यू कम हो जाए तो शायद बैंक आपको आके कहे कि थोड़ा पेमेंट आप तुरंत कर दीजिए। तो ये एक रिस्क, जिसे वो पॉपुलरली हेयर कट बोलते हैं यानी कि जितने वैल्यू के आपकी शेयर्स हैं उस शेयर्स के मुकाबले में आपको 50% से ज्यादा लोन ना मिले, ये ध्यान रखें। यूनिट्स के केस में हो सकता है थोड़ा सा ज्यादा हो भी जाए, लेकिन बहुत ज्यादा लोन मिलेगा नहीं। जितनी यूनिट्स की वैल्यू 50-60% से ऊपर लोन आपको नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, एक चीज ध्यान रखें, आप लोन तो ले सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ में अगर आपको ये रीपे तुरंत करना है तब तो ठीक है कि छोटे समय के लिए आपने ले लिया, लेकिन अगर आप लंबे समय के लिए फिर लोन लेना चाहते हैं तो उससे बढ़िया है फिर कि आप अपना इन्वेस्टमेंट बेच दें, क्योंकि जो इस तरह के लोन्स होते हैं उस पर ब्याज की दरें थोड़ी ज्यादा होती है। जी जरूर, ब्याज की दरें ज्यादा होती है, तो क्योंकि इसमें रिस्क भी ज्यादा होता है, इसीलिए बैंक ज्यादा। और एक और चीज जो मतलब शेयरों पर प्लेज करके लोन लेने की जो बात है, हर एक शेयर पर लोन बैंक देते नहीं है या ब्रोकर्स देते नहीं है। तो आपको ये देखना होगा कि जो शेयर आपने खरीदा हुआ है वो उनकी अप्रूव्ड लिस्ट में है या नहीं। हाँ, और अप्रूव्ड लिस्ट वही होती है जो बड़े बड़े अच्छे शेयर हैं। बिल्कुल, तो वो ध्यान रखें, वो शेयर आपका अप्रूव्ड लिस्ट में होना चाहिए। अगर आप फ्यूचर में सोचें, आज निवेश कर रहे हैं, सोचें कभी मुझे लेना पड़ सकता है इस पर लोन, तो आज ही देख लें। अच्छा, और ये लिस्ट भी समय समय पर बदलती रहती है, ये ध्यान रखें। चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हमारे कई सारे और दर्शक हैं जो सोशल मीडिया पर हमसे ढेर सारे सवाल पूछ रहे हैं। आज खास तौर पर हम उन्हीं के सवाल ले रहे हैं और देंगे उन सारे सवालों के जवाब इस ब्रेक के बाद। पहला कदम के इस खास एपिसोड में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और आज हम खास तौर पर फोकस किए हैं म्यूचुअल फंड पर, और म्यूचुअल फंड पर फेसबुक पर, ट्विटर पर कई सारे दर्शक हमें सवाल भेज रहे हैं। ग्वालियर से अगले दर्शक का सवाल लेते हैं जिन्होंने फेसबुक पर भेजा है हमें सवाल। राजा दुबे साहब हैं, ये पूछना चाहते हैं एनएवी का क्या मतलब है और इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। एनएवी यानी कि नेट एसेट वैल्यू, यानी कि आज के दिन ये फंड का वैल्यू क्या है, उसे कैलकुलेट करने के लिए पहले तो फंड की सभी एसेट्स को वैल्यू किया जाता है कि आज उसकी कीमत क्या है। अगर आज उसे बाजार में बेचने जाए तो उसकी कीमत क्या आएगी, उसमें से उसकी पूरी लायबिलिटी को कम किया जा सकता है। और जिसमें यानी कि अगर फंड को कोई पेमेंट करना हो, वो सब इससे कम करने के बाद उसका डिवीजन टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स है उस फंड में, उसे डिवाइड किया जाता है, जिससे आपको नेट एसेट वैल्यू पर यूनिट मिलती है। यही ध्यान में रखना चाहिए कि जो नेट एसेट वैल्यू आपको दिखती है वो पर यूनिट दिखती है। और ये इसका मतलब है कि आज अगर आपके पास इस फंड का 1 यूनिट है तो इसकी वैल्यू ये है, यानी कि अगर फंड ने सब कुछ बेच दिया और अपना कारोबार खत्म कर दिया तो ये आपको वैल्यू मिलेगी। बिल्कुल, तो अगर किसी फंड के पास 20 शेयर है, अलग अलग शेयर, तो वो कितनी मात्रा में वो शेयर है और आज उसका क्या भाव है, इन दोनों को गुणा करके देखा जाता है। जो वैल्यू आती है फिर उन सारे 20 शेयरों की इस तरह की वैल्यू निकाली जाती है। फिर जितनी यूनिट्स उस फंड ने अब तक इश्यू की है उस यूनिट से इसे डिवाइड किया जाता है, तो जो आपको आंकड़ा मिलता है उसे एनएवी कहते हैं। अब ये ध्यान रखें, हर रोज शेयरों की क्वांटिटी बदल सकती है, हर रोज शेयरों का भाव बदल सकता है, और हर रोज नंबर ऑफ यूनिट्स भी बदल सकती है। तो हर रोज ये 3 चीजों में बदलाव होगा, लेकिन आपको उससे घबराना नहीं, न आपको उसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाना है। आपको तो सिर्फ ये देखना है हर रोज एनएवी में किस तरह से बदलाव हो रहा है। जिस दिन आपने म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स खरीदी है उस दिन के बाद से एनएवी कितनी कम या ज्यादा हो रही है वो आपके लिए काम की बात है, लेकिन कैलकुलेट करने का तरीका अभी हमने आपको बताया। चलिए अगला सवाल लेते हैं। हैदराबाद से ट्विटर पर हमें अदिति राव ने सवाल भेजा है और वो ये पूछे कि वो अपने माता पिता के लिए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स में निवेश करना चाहती हैं, क्या इसका टैक्स बेनिफिट उन्हें मिलेगा? देखिए, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम वही उन्हों के लिए है जो जिनका एज 60 इयर्स के ऊपर है, तो वो इन्वेस्ट करके अपने लिए टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। तो अगर उनके माता पिता का एज इससे
ऊपर है तो वो इन्वेस्ट कर सकते हैं और टैक्स बेनिफिट उनको मिलेगा क्योंकि वो सीनियर सिटीजन है। तो ये एक रूट है, लेकिन यानी कि टैक्स बेनिफिट लेने के लिए उनके पेरेंट्स को ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा जी। अगर मैं मेरे पेरेंट्स के बिहाफ पे इन्वेस्ट करूं तो मुझे टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा, राइट? तो सिंपल चीज है, आप उन्हीं के अकाउंट से कीजिए, उन्हीं के नाम में कीजिए और टैक्स बेनिफिट उठाइए, आपको उसका फायदा नहीं मिलेगा। गोवा से हमारी दर्शक है रेचल फर्नांडिस, इन्होंने ट्विटर पर हमें सवाल भेजा है और कह रही हैं ये कि ये 40 साल की उम्र है, नौकरी करती हैं, 45,000 रुपए महीना कमा रही है और 15,000 रुपए ये इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, इरादा है रिटायरमेंट के प्लान करने का। क्या करना चाहिए रिटायरमेंट के लिहाज से, इन्हें कहाँ पैसा लगाना चाहिए और क्या महिलाओं के लिए निवेश की कोई खास स्कीम है? तो एक बात तो सही है, भले ही एज इनकी थोड़ी अब ज्यादा है, लेकिन रिटायरमेंट में अभी कम से कम 15 से 20 साल का वक्त तो है, तो फिर निवेश तो अभी से शुरू कर ही देना चाहिए। आज से शुरू किया वो बहुत अच्छा है। एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इनका 1/3 इनकम ये इन्वेस्ट कर सकती है, तो वो एक प्रोपोर्शन के हिसाब से काफी इम्पोर्टेंट है और अच्छी चीज है। और उसके लिए इनके लिए एक बैलेंस पोर्टफोलियो जरूरी है, तो वो इक्विटी और डेट दोनों की तरफ देख सकते हैं, क्योंकि इन्होंने अभी शायद अगर कुछ शुरुआत न की हो तो वो एक इक्विटी फंड और एक डेट फंड इस प्रकार का मिक्सचर करके। 40 साल की उम्र में जनरली कुछ तो पैसा बचाया होगा अर्नब, तो ऐसे में नहीं, इसमें क्या होता है कि अगर आप सैलरीड है तो आपका ईपीएफ तो होगा ही, यानी कि आपका डेट पोर्शन तो एक होगा ही जो आपने इकट्ठा किया हुआ। अब थोड़ा इक्विटी पर इन्हें ध्यान देना चाहिए, राइट? हाँ, क्योंकि हम कहते हैं कि ये जो रिटायरमेंट का पोर्टफोलियो है वो बैलेंस्ड इस तरह होना चाहिए कि इक्विटी 60 to 65% और बाकी बैलेंस 40। तो उसमें इनके लिए इनको क्या करना चाहिए कि जब वो अपना बैलेंस पोर्शन को कैलकुलेट करे तो उसमें अपना वो ईपीएफ का गिन ले उसके बाद एक्सपोजर ले। तो बिल्कुल रेचल, आपके लिए राय यही है कि थोड़ा इक्विटी में निवेश करना शुरू करें अगर आपके पास पीएफ में कुछ पैसा है और फिक्स इनकम में कहीं कोई आपने पैसा लगाया नहीं, तो फिर 65%, 60% आप इक्विटी में लगाएं, 40% फिक्स इनकम डेट में लगाएं। गौरव तिवारी हमारे अगले दर्शक आगरा से फेसबुक पर हमें सवाल भेज रहे हैं। उनकी उम्र 25 साल है, एक यंग इन्वेस्टर हैं, 40,000 रुपए महीना कमा रहे हैं और 10,000 रुपए बचाना चाहते हैं। तो सबसे बढ़िया बात तो गौरव जी ये है कि आप 25 साल की उम्र में ही बचाने के बारे में सोच रहे हैं, ये बहुत बढ़िया बात है। अब लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं गौरव, लेकिन अभी इन्हें इस उम्र में भी डर लग रहा है ना, कि जनरली तो मैं सोचता हूँ कि यंगस्टर तो बड़े रिस्क लेने वाले होते हैं, ये कह रहे हैं कि मेरा पैसा डूबना नहीं चाहिए, तो किन जगह ऐसा पैसा लगाएं कि वो डूबे ना, लगाना लंबे समय के लिए चाहते हैं? नहीं, देखिए, पहले तो इनको ये सोच में थोड़ा बदलाव करना चाहिए कि इसमें क्या होगा कि अगर आप यही सोच लेके जाए कि डूबे ना, तो आप ऐसे इन्वेस्टमेंट चूज करेंगे जिसमें रिटर्न इन्फ्लेशन से कम होगा। तो इनके पास टाइम है, ये टाइम का फायदा लेने के लिए उनको थोड़ा रिस्क तो लेना होगा, यानी कि ये समझ लेना होगा कि रिस्क ले रहा हूं, लेकिन जो रिटर्न्स उसमें कमा सकते हैं वो काफी हाई हो सकता है। तो मेरे हिसाब से तो इनको पहला प्रेफरेंस इक्विटी को ही देना चाहिए। उनकी उम्र और उनका पूरा जो फाइनेंशियल पोजीशन देख के सिर्फ गोल नक्की कर दे कि इस प्रकार के लिए मैं इतने लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, और इक्विटी में धीरे धीरे करके शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल, तो अभी आप ये मत सोचिए कि मेरा पैसा डूबे नहीं, ये नहीं, इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप कहीं भी लगा लें, कोई भी शेयर खरीद ले, वैसा नहीं करना है। लेकिन जो मैं और अर्नब आपको बताने वो ये कि आप लंबे समय के लिए पैसा लगा सकते हैं। 25 साल की उम्र है, आपके सामने कम से कम 25-30 साल हैं जहां आप इन्वेस्टेड रह सकते हैं। तो जो पैसा आप बचा रहे हैं ना, ज्यादा पोर्शन उसका इक्विटी में जाना चाहिए, डूबेगा नहीं लॉन्ग टर्म में, ये भरोसा रखिए। अच्छे फंड में लगा लीजिए, जैसे हम इस पूरे एपिसोड में आपको बताते आए हैं। तो अच्छा फंड, डाइवर्सिफाइड फंड, लंबे समय के लिए बेहतरीन निवेश होगा और सबसे बढ़िया रिटर्न देगा। आप चाहे फिर वो किसी फिक्स इनकम से कैलकुलेट कर लें, एफडी से कंपेयर कर लें, गोल्ड, रियल एस्टेट के लिए तो खैर पैसा भी बड़ा लगता है। तो इस वक्त आपकी उम्र को देखते हुए और आपकी शुरुआत को देखते हुए लार्ज कैप इक्विटी फंड में एक आप एसआईपी शुरू कर दें तुरंत प्रभाव से, ये राय है आपके लिए गौरव। चलिए, तो हम उम्मीद करते हैं म्यूचुअल फंड पर यह पहला एपिसोड आपके लिए काफी काम का साबित होगा और आपको अब म्यूचुअल फंड के बारे में काफी कुछ अंदाजा लग गया है कि ये क्या होते हैं और किस तरह से इनमें कामकाज होता है। आज के एपिसोड में इतना ही, लेकिन अगले एपिसोड में हम म्यूचुअल फंड से जुड़े कई और सारी जानकारियां आपको देंगे, जिससे कि आपको ये अंदाजा लग पाए कि आपके लिए किस तरह के म्यूचुअल फंड उपयुक्त हैं जहां पर आपको पैसा लगाना चाहिए। आज हमें दीजिए इजाजत, बने रहिए हमारे साथ CNBC आवाज पर। नमस्कार।